चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नस्ल धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहालय, हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का ताप बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यह, अंधकार के विरुद्ध है यह महाज्योति प्रज्ञालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। नमस्कार। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आमुख पटल से जुड़े सभी सुधी विद्वजनों को गांधी और विनोबा की कर्मभूमि वर्धा से सादर प्रणाम, स्वागत, सुस्वागत। बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा परिकल्पित एक नवाचारी उपक्रम है, सारस्वत अनुष्ठान है, जिसका 26वां ज्ञान पुष्प आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मित्रों, बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की शुरुआत पिछले दिनों भारतीय ज्ञान परंपरा से हुई, जो ज्ञान अनुशासन के विभिन्न धरातलों का सिंचन करते हुए लगातार, निरंतर, अविरल प्रवाहमान है, जिसका पिछला यानी 25वां ज्ञान पुष्प लोक कला और जन संप्रेषण की भारतीय परंपरा
विषय पर केंद्रित रहा। इससे पूर्व अकादमिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ख्यातिलब्ध विद्वज्जनों के उद्बोधन से हम सभी लाभान्वित हो चुके हैं। इस साप्ताहिक संवाद श्रृंखला का उद्देश्य वर्तमान समय के अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञान संपन्न, संस्कृति व संस्कार से सब परिपूर्ण अग्रणी बुद्धिजीवियों के उद्बोधन से हमारे अनुभव व समझ को विस्तार देना है। ज्ञान सृजन का केंद्र और विश्वविद्यालय होने के नाते हमारा अकादमिक और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ऐसे सरोकारों को हम संबोधित करें जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, समाज संस्कारवान हो और युवा मानस ज्ञान व गौरव बोध से समृद्ध हो। इन्हीं लक्ष्यों को केंद्र में रखकर बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला का निरंतर अविरल संचालन प्रसारण किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज के प्रबोधन का विषय है आनंद कुमार स्वामी का भारत बोध। आभासी पटल पर श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, शिक्षा व संस्कृति निष्ठा के अग्रदूत आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी। आपकी दूरदर्शिता, भारतीयता के प्रति समर्पण, बिखरे को सहेजने का संकल्प तथा परंपरा को और प्रवाहमान करने की प्रतिबद्धता से प्रारंभ इस अकादमिक सांस्कृतिक ई ज्ञान श्रृंखला में आज के उद्बोधक है भाषा व साहित्य के ख्यातिलब्ध अध्येता, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति श्रद्धेय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी। ज्ञान प्रबोधन के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के आचार्य प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी विगत 25 वर्षों से उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अकादमिक प्रशासन से संबद्ध है। तुलनात्मक साहित्य, काव्य शास्त्र, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान तथा समाज भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य शुक्ल जी महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति के साथ साथ भाषा विद्यापीठ, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अधिष्ठाता, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी सलाहकार, निदेशक विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र, सदस्य कार्य परिषद, सदस्य विद्या परिषद, अध्यक्ष संस्थागत शैक्षणिक सत्यनिष्ठा पैनल, वित्ताधिकारी जैसे गुरुतर अकादमिक व प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपको भारत के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अकादमिक विशेषज्ञ तथा महत्वपूर्ण अकादमिक समितियों के परामर्शदाता एवं कुलपति द्वारा नामित विशेषज्ञ का गौरव प्राप्त है। हिंदी भाषा, साहित्य, विचार और अंतर्दृष्टि से संबंधित आपकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें आपके लेखकीय कौशल के परिचायक हैं। ऐसे सुचिंतक, शिक्षाविद, अकादमिक प्रशासक श्रद्धेय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी का मैं बोधिसत्व बाबा साहेब ई ज्ञान श्रृंखला की ओर से इस आभासी पटल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं पूरे आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना प्रबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की बोधिसत्व बाबा साहब विज्ञान श्रृंखला में आयोजित इस सत्र के परम आदरणीय अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, संयोजक बंधु और आचार्य अनिल कुमार राय जी, गह न जाय अस अद्भुत बानी। कुमार स्वामी का लेखन, कुमार स्वामी का चिंतन इतना विराट, इतना व्यापक है कि मेरे जैसे अल्पज्ञ और मंदमति के लिए उसका पूरी तरह से बोध
स्वयं के लिए भी हासिल करना कठिन है। फिर भी कुमारस्वामी को जितना पढ़ने समझने का सौभाग्य मिला, उसके आधार पर जो कुछ मेरी अल्पमति में है, उनके प्रति अपनी भक्ति के कारण, या कहूं कि उस भक्ति के बल पर आपके समक्ष कुछ कुछ उपस्थित करने का दुस्साहस कर रहा हूं। आनंद केंटिस कुमारस्वामी, इस नाम का उच्चारण मेरे लिए अत्यंत रोमांचकारी होता है। जब कभी पूरे चेतन मन से कुमारस्वामी का स्मरण करता हूं, या उनके ग्रंथों के पारायण का अवसर कभी कभी मिलता है, तो यह रोमांच और भी बढ़ जाता है। आनंद केंटिस कुमारस्वामी के भारत बोध की चर्चा करने से पहले मैं उन सुधी मित्रों के लिए जो संभव है उनके कार्य से, उनके व्यक्तित्व से अल्प परिचित हूं, उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करूंगा। यद्यपि स्वयं कुमारस्वामी बायोग्राफी के या आत्मकथा के, आत्मपरिचय के, आत्मविज्ञापन के विरुद्ध थे, और उनकी इस धारणा से ही उनकी भारत निष्ठा या भारत की चेतना को अपने भीतर आत्मसात करने की उनकी जो स्थिति थी, उसका अनुमान हमको हो सकता है। वाल्मीकि ने राम के लिए अभिकथन शब्द का प्रयोग किया। वाल्मीकि के राम की तरह आनंद के कुमारस्वामी अविकथन है, जो आत्मश्लाघा नहीं करता, आत्म प्रशंसा नहीं करता, आत्मविज्ञापन नहीं करता। फिर भी परिचय की दृष्टि से श्रीलंकाई पिता, तमिल मूल के श्रीलंकाई पिता और ब्रिटिश मूल की मां की संतान आनंद केंटिस कुमारस्वामी 20वीं शताब्दी के जिन श्रेष्ठ मेधावी प्रबुद्ध जन को विश्व स्मरण करता है, उसमें शीर्ष स्थानीय थे। आनंद केंटिस कुमारस्वामी का पालन पोषण अत्यंत संभ्रांत परिवेश में और ब्रिटेन में हुआ। उनके पिता सरमुथु कुमारस्वामी तब दिवंगत हो गए थे जब आनंद कुमारस्वामी की आयु सिर्फ 2.5 वर्ष थी। पिता की स्मृति भी कुमारस्वामी के मन में, कुमारस्वामी के चित्त में ठीक से नहीं आ सकी थी, किंतु पिता की प्रतिभा, पिता की मेधा जिस प्रकार से उनके पुत्र में संक्रांत हुई थी, वह निश्चित रूप से 20वीं शताब्दी के मनीषियों में उनको अग्रगण्य बनाने के लिए पर्याप्त थी। सरमुथु कुमारस्वामी
आनंद के कुमार स्वामी के पिता तत्कालीन सीलोन सिविल सेवा के अधिकारी थे। बाद में ये नौकरी, ये सेवा छोड़कर उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। सीलोन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे और उनकी वक्तृताएं ब्रिटिश पार्लियामेंट के वक्तृताओं के समकक्ष मान्यता रखती रही हैं। अपने मृत्यु से कुछ दिन पूर्व ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मानद सदस्य नामित हुए थे। उनकी मां एलिजाबेथ क्ले अत्यंत संभ्रांत केंट स्कूल से संबद्ध थी। श्रीलंका से एलिजाबेथ क्ले का परिचय भी बहुत कम था। पति का साहचर्य भी बहुत कम अवधि तक प्राप्त हुआ था। फिर भी भारत और भारत की चेतना को, भारतीय मां के स्वरूप को जिस तरह एलिजाबेथ क्ले ने अपने व्यक्तित्व में आत्मसात किया था, उसी का प्रसाद आनंद के कुमार स्वामी। एलिजाबेथ क्ले ने तपश्चर्यापूर्ण जीवन जीते हुए पुत्र आनंद केंटिस कुमार स्वामी की एक ब्रिटिश संभ्रांत परिवेश में भली भांति परवरिश की थी। कुमारस्वामी जिस तरह भारतीय ऋषि परंपरा के योग्य उत्तराधिकारी हैं, उसी प्रकार कुमारस्वामी ने अपने समय में विकसित और अपने समय तक विकसित ज्ञान को उसकी संपूर्ण एसेंशियलिटी में आत्मसात किया था। अपनी शिक्षा दीक्षा से वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। भूगर्भ शास्त्र में उन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त की थी। भूगर्भ शास्त्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और कुछ समय तक सीलोन सरकार की सेवा में भूगर्भ विभाग में एक निदेशक के पद पर काम भी किया था। लेकिन यह अनूठा व्यक्तित्व विज्ञान का विद्यार्थी होकर, भूगर्भ शास्त्र का विद्यार्थी होकर दुनिया की सर्वप्रमुख सभी भाषाएं, भारत की अनेक भाषाएं, यानी 27 भाषाओं में बोलने, लिखने और अपने को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता था। यो हम सब परिचित हैं, कुमारस्वामी को भारत और भारतीय कला गौरव के उद्धारक के रूप में भी देखा जाता है। कला संबंधी क्षेत्र में उनके कार्य के लिए उनको कला योगी की उपाधि भी दी जाती है। अनेक तरह से कुमारस्वामी को उनके अवदान के लिए, मनुष्य जाति के प्रति उनके अवदान के लिए अनेक तरह से कृतज्ञता व्यक्त की जाती रही है। लेकिन वह सब कुछ अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी गति, अपनी अपनी मति के अनुसार रही। संपूर्ण कुमारस्वामी का मूल्यांकन, संपूर्ण कुमारस्वामी का आकलन
या कहें कि उनके समूचे व्यक्तित्व की एकत्र समुपलब्धि आज तक हमारे लिए दुर्लभ है। भारत के साथ कुमारस्वामी का जो संबंध था वह पिता शरमुत्तु कुमारस्वामी की संतान होने के अतिरिक्त भौतिक रूप से अधिक नहीं रहा। युवक कुमारस्वामी के पालन पोषण तक भी भारत और श्रीलंका की कोई भूमिका नहीं रही। उसके बावजूद कुमारस्वामी का भारत प्रेम, उनकी जो भारत दृष्टि, उनका जो भारत बोध है, यदि मेरे कथन में अतिरंजना हो तो मुझे क्षमा किया जाए, किंतु मैं कहना चाहूंगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की महिमा की, भारत के स्वरूप की, भारत के अंतःचित्त की वैसी समझ, वैसा बोध विरला ही है। कुमारस्वामी बोस्टन के कला म्यूजियम में बहुत लंबे समय तक क्यूरेटर रहे। अपनी सेवानिवृत्ति तक उन्होंने काम किया। भारत के लिए भी उन्होंने अनेक प्रकार से कार्य किए। नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा का 20वीं शताब्दी के पहले दूसरे दशक में जो अभियान चला था उससे गहरे जुड़े रहे। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी उनका अकादमिक संबंध रहा और इंडिया सोसाइटी लंदन और इंडियन कल्चरल सेंटर न्यूयॉर्क की उन्होंने स्थापना की थी और नेशनल कमेटी फॉर इंडिया फ्रीडम वाशिंगटन के वो अध्यक्ष रहे। कुमारस्वामी ने जिन क्षेत्रों में भूगर्भ शास्त्र के अलावा काम किया उनमें भारत विद्या और उसके विविध क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसमें दर्शन, संस्कृति, कला, साहित्य, धर्म, सभी कुछ। मैं आप लोगों के समक्ष उनकी कुछ पुस्तकों का नामोल्लेख कर रहा हूं। कुछ इसलिए कह रहा हूं कि उनकी कुल पुस्तकें 100 से अधिक हैं। सबसे पहले मैं जिस पुस्तक का उल्लेख करना चाहता हूं वह है एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म, आर्ट एंड स्वदेशी, द डांस ऑफ शिव, यक्ष, विश्वकर्मा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, figures of speech or figures of thought, the mirror of gesture, introduction to Indian art, history of Indian and Indonesian art, Christian and Oriental philosophy of art, time and eternity, perceptions of the Vedas, a new approach to the Vedas, Hinduism and Buddhism, spiritual authority and temporal power in the Indian theory of government। इस प्रकार के शताधिक ग्रंथ, जिसमें भूगर्भ शास्त्र के भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ सम्मिलित हैं। कुमारस्वामी ये कहा करते थे कि टू लव इंडिया इज माई डेस्टिनी, भारत को प्रेम करना यह मेरी नियति है। और अपनी इस नियति का कुमारस्वामी को भली प्रकार से बोध था और अपनी इस नियति के साक्षात्कार के लिए उन्होंने जो उद्यम किया उसके कुछ पक्षों की चर्चा मैं आपके सामने करने का यत्न करूंगा।
श्रीमती एलिजाबेथ क्ले द्वारा पालित पोषित होने के क्रम में भारत और तत्कालीन सीलोन से जो उनका परिचय हुआ था, उस परिचय के क्रम में भारत को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कुमारस्वामी ने कही थी, वह यह कि भारत की पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल यूनिटी से महत्वपूर्ण उसकी स्पिरिचुअल यूनिटी, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है। और भारत की इस स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को ही उन्होंने भारत की पहचान के तौर पर, भारत की परिभाषा के तौर पर अपने समूचे लेखन में प्रयोग किया है। श्रीलंका को वो भारत का अभिन्न हिस्सा जब वो ब्रिटिश शासन में नहीं भी रहा, उसके बाद भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मानते थे। और उनकी बहुत स्पष्ट धारणा थी कि वह एक भारतीय है। तो जिस नियति का उन्होंने साक्षात्कार किया था, उस नियति के साक्षात्कार के साथ भारत को अपनी चेतना में उतारने का काम भी कुमारस्वामी ने उसी तरह से किया था। उसके एक दो प्रमाण देकर मैं कुछ एक बातें आपके सामने और कहूंगा। एक छोटा सा उदाहरण कुमारस्वामी का प्रस्तुत कर रहा हूं। समूची भारतीय संस्कृति में भारत का विचार मातृभूमि के अर्थ में इतना सहज रूप में परिव्याप्त है कि इस संबंध में अलग से बल देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती। कोई भी व्यक्ति इसे किसी और रूप में परिकल्पित कर ही नहीं सकता। ऐसे जी नेशनल आइडियलिज्म पर भारत माता पर लिखित अपने संक्षिप्त अति लघु लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारत और मातृभूमि के इस संबंध को वहां पर विश्लेषित किया है। इससे भारत को लेकर कुमारस्वामी की समझ हमारे सामने बहुत स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह कि कुमारस्वामी ने उस समय भारत में जितने चेतना संपन्न सक्रिय लोग थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबके संपर्क में आने की कोशिश की थी। अपने अनुभव और अपने अध्ययन के अतिरिक्त उनके अनुभव और अध्ययन से अपने को समृद्ध करने का पूरा यत्न किया था। विवेकानंद से भी उनकी भेंट हुई थी। सिस्टर निवेदिता के साथ उनका गहरा संबंध था। अपना आरंभिक लेखन उन्होंने सिस्टर निवेदिता के साथ उनके सानिध्य में किया। टैगोर परिवार और उसमें विशेषता रविंद्रनाथ टैगोर से भी उनकी एकाधिक मुलाकातें हुई। महात्मा गांधी से सीधी मुलाकात जरूर नहीं हुई, लेकिन महात्मा गांधी से वो बहुत गहरे प्रभावित थे। और महात्मा गांधी पर उनके 60 वर्ष होने पर एक जो उनके स्मृति में ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, उसके लिए महात्मा गांधी पर एक लंबा लेख भी उन्होंने लिखा था। और जब भारत आजाद हुआ था तो दुरई राजा सिंघम जो उनके अत्यंत प्रिय थे, इतने प्रिय कि दुरई राजा सिंघम ने कुमारस्वामी के लेखन और उनके काम को ही अपने जीवन का पर्याय, जीवन का अर्थ बना लिया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा था, बी योरसेल्फ, फॉलो महात्मा गांधी, भारतन कुमारप्पा, डीवी गिंडप्पा, अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान एंड श्री रमन महर्षि
कोऑपरेट विद सच मैन। और लंबा पत्र है, मैंने इसका उल्लेख सिर्फ इसलिए किया कि महात्मा गांधी से न मिलने के बावजूद कुमारस्वामी का महात्मा गांधी और उनके सत्य के जो प्रयोग थे, राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए उनके द्वारा किए गए जो उपक्रम थे, उनके साथ वो गहरे संबंध में थे और उनके प्रति अत्यंत सम्मानशील थे। जो लेख उन्होंने 60वें वर्ष में गांधी के स्मृति ग्रंथ के लिए लिखा था, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा मैं प्रस्तुत करूं तो गांधी अपनी सभी त्रुटियों के साथ भी युग पुरुष थे। वे महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने एक हिंसक समय में अहिंसा की चुनौती पेश की। वे इसलिए भी महान थे कि एक क्षयशील और मनुष्यता के ध्वंस वाले समय में वे शांति और बंधुता की बात कर रहे थे। वे मनुष्यता के सर्वोत्तम अभिव्यक्ति थे। हमारे जैसे सीमित दृष्टि वाले लोग उनका अनुकरण करने में असमर्थ हैं, किंतु हम स्वयं को उनके प्रशस्ति वाचन से रोक नहीं सकते, बल्कि पूजा करने के लिए विवश हैं। ये आनंद कुमारस्वामी कह रहे हैं, हमारे जैसे सीमित दृष्टि वाले लोग। यदि कुमारस्वामी की दृष्टि सीमित है तो व्यापक दृष्टि किसकी है? मैंने शुरू में जो बात आपसे कही थी, वाल्मीकि ने राम के लिए जिस अविकथन संज्ञा का प्रयोग किया था, वह यहां भी गांधी की चर्चा करते हुए भी प्रमाणित होती है। भारत के प्रति उनके अगाध प्रेम की बातें उनके अपने जीवन में बहुत सारी हैं। उसके एक आध उदाहरण मैं और आपके समक्ष रखता हूं। जैसे कि अपने सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले जब उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया था, 22 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने एक लंबा वक्तव्य अपने साथियों के बीच दिया था और उन्होंने उन लोगों से कहा था कि मैं घर वापसी करने जा रहा हूं। ये मेरा 70वां जन्मदिवस है और ये आप सबको अलविदा कहने का अवसर है, क्योंकि मैंने और मेरी पत्नी ने योजना बनाई है कि हम अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने पर भारत लौट आएंगे। हमारी सोच में यह घर वापसी होगी। वहां हम अपने पुत्र राम के साथ रहेंगे। राम गुरुकुल कांगड़ी में पंडित वागीश्वर जी से संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं, जिनसे 12 वर्ष पहले मेरी पत्नी ने भी शिक्षा ली थी। हमारी लालसा आगे शेष जीवन भर भारत में ही रहने की है, जो अब एक स्वाधीन देश है। भारत, घर, घर वापसी, स्वाधीनता, ये जो उनके अंतिम भाषण के एक छोटे से हिस्से में प्रयुक्त शब्द हैं, वे कुमारस्वामी के मानस को, उनके मस्तिष्क को हमारे सामने खोलते हैं। मैं आपसे गांधी की चर्चा कर रहा था। गांधी जब हिंद स्वराज लिख रहे थे, ठीक दिनों का अंदाजा तो लगाना संभव नहीं है, लेकिन गांधी से ठीक पहले, गांधी से थोड़ा सा पहले, आनंद के कुमारस्वामी एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म लिख चुके थे। हिंद स्वराज और एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म को लगभग समानांतर लिखी, सोची या प्रकाशित कृतियां कह सकते हैं। और जब मैं समानांतर कह रहा हूं तो थोड़ा सा समय की दृष्टि से एक शिथिल धारणा के साथ कि उसी वर्ष कुमारस्वामी
जिनके पिता तमिल मूल के श्रीलंकाई जरूर थे, लेकिन जिनसे प्रत्यक्ष संबंध का अवसर, जीवन का अवसर, उसे परवरिश प्रेरणा पाने का अवसर कुमारस्वामी को नहीं मिला। ब्रिटेन के अत्यंत संभ्रांत केंट स्कूल की छाया में जिनकी परवरिश हुई, विज्ञान के विद्यार्थी थे और मानविकी के स्कॉलर थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। जैसे उन्होंने कहा था कि भारत के प्रति प्रेम करना, भारत से प्रेम करना मेरी नियति है। आप ये देख सकते हैं कि कैसी बेचैनी, कैसी छटपटाहट भारत और भारत के प्रतीक, जो सर्वोच्च प्रतीक है, उन सर्वोच्च प्रतीकों को अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन में, अपने परिवेश में लाने की किस तरह की छटपटाहट, किस प्रकार की बेचैनी कुमारस्वामी में देखने को मिलती है। यह ऋषि आधुनिक युग में भी भारत वापसी, घर वापसी के बाद हिमालय की तलहटी में हमारे पूर्वज ऋषियों की तरह ही एक कुटी बनाकर शेष जीवन यापन और भारत की साधना करना चाहता था। यह दुर्भाग्य था कि अगले वर्ष जब वो 22 अगस्त को सेवानिवृत्त होते, उससे पहले 9 सितंबर 1947 को ही उनका देहावसान हो गया। यह इतिवृत्त मैंने आप सुधीजन के समक्ष इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि प्रायः आनंद केंटिस कुमारस्वामी को जो लोग जानते हैं, वो एक कला विश्लेषक के तौर पर, कला चिंतक के तौर पर, कला के इतिहासकार के तौर पर, धर्म और संस्कृति के अध्येता के तौर पर ही जानते हैं। भारत पुत्र के रूप में कुमारस्वामी के बारे में समझ, कुमारस्वामी के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों की देखी जाती है। बड़ी वेदना के साथ कुमारस्वामी के जीवन काल के अंतिम वर्षों में उनकी पत्नी डोना लुइसा उनकी बायोग्राफी पर उनकी इच्छा के विरुद्ध ही काम कर रही थीं, लेकिन सामग्री संग्रह कर रही थीं। और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो भारत के राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थानों के साथ, संस्कृति संस्थानों के साथ पत्राचार किया और जो निराशा, जो हताशा उनको हुई, उस निराशा हताशा का जिक्र उन्होंने मौनी बागची, जिन्होंने कुमारस्वामी की एक बायोग्राफी लिखी है, उसमें उन्होंने उस पत्र को डोना लुइसा के संकलित किया है। वह इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्र भारत में, जिस स्वाधीन भारत को लेकर कुमारस्वामी इतने उल्लसित थे, जिस स्वाधीन भारत में आकर रहकर ऋषिवत शेष जीवन यापन करने की उनकी कामना थी, वहां भारत के संस्थानों में कुमारस्वामी के लिए कोई न तो जगह मिली और न कुमारस्वामी के लेखन को उनकी संपूर्णता में, उनकी समग्रता में देखा समझा गया। अंग्रेजी में उनका लेखन जरूर काफी परिमाण में उपलब्ध है, पर अब भी वह भारत जो उनका अपना घर था, उस भारत की जनता की भाषा में, राष्ट्र भाषा में कुमारस्वामी हिंदी में अभी इस देश के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं इस सत्र के माननीय अध्यक्ष की अनुमति से गौरवपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने अपनी सीमित सामर्थ्य के बल पर
यह संकल्प किया है कि इस भारत पुत्र के समूचे लेखन को हम क्रमशः हिंदी में शेष भारत पुत्रों के समक्ष उपस्थित करने का, प्रस्तुत करने का उपक्रम करेंगे। 2-3 बातें और मुझे कहनी है। एक बात जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के आरंभिक दशकों का समय है, जिसमें कुमारस्वामी पैदा हुए, कुमारस्वामी बड़े हुए, कुमारस्वामी ने अपनी समझ, अपनी दृष्टि विकसित की, भारत संबंधी अपना विवेक अर्जित किया और भारत के प्रति अपने उस अटूट प्यार को संजोया। कुमारस्वामी की 2-3 चीजों का उल्लेख करके ही मुझे लगता है कि ये बात मुझे अधूरी ही लेकिन संपन्न करनी चाहिए। एक तो यह कि जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में दी जा रही थी, कुमारस्वामी की बहुत आरंभिक एसेज नेशनल आइडियलिज्म में ही, जो 1909 में प्रकाशित हो चुके थे, 22 अगस्त 1877 को उनका जन्म हुआ था। कुमारस्वामी ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी यह धारणा व्यक्त कर दी थी कि केवल एक पीढ़ी को अंग्रेजी शिक्षा देकर उसे अपने रूट्स शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, अपने मूल से उच्छिन्न करने का कार्य हम संपन्न कर देते हैं। थोड़ी तल्ख बात जरूर होगी, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के खासकर पहले 1.5 दशक में या दूसरे दशक के अंत तक राष्ट्रीय आंदोलन का भारत में जो स्वरूप था, कुमारस्वामी की अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को लेकर जो हुई थी, उसके प्रभाव को समझने की दृष्टि से उन तमाम राष्ट्र नायकों के प्रति पूरे सम्मान के बावजूद महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कुमारस्वामी ने भारत और भारतीय कला आदि के अध्ययन से अर्जित की थी, वह यह कि भारत के एक एक व्यक्ति का जीवन वस्तुतः संपूर्णता की या कह लीजिए पूर्णता की साधना का जीवन है। आप चाहे साधारण किसान के जीवन की बात कर लें, चाहे साधारण शिल्पकार के जीवन की बात कर लें, आप चाहे किसी स्कॉलर की अध्येता की बात कर लें, चीजों को उनकी आवयविकता में, जिसके आधार पर उनको एक भाववादी और अमूर्तन का चिंतक माना जाता है, उनका बहुत स्पष्ट मत था कि यह पूर्णता भारतीय जीवन की अनिवार्य विशेषता है। इसके बिना भारतीय जीवन को देखना, समझना संभव नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि भारतीय जीवन में जीवन और कला दोनों परस्पर अंतर्गुम्फित है, और अंतर्गुम्फन इस प्रकार का है कि भारत का एक एक मनुष्य अपने हर काम को कलात्मक तरीके से करने की भावना रखता है, उद्यम करता है, यत्न करता है। भारतीय मनुष्य के जीवन में कला अलग से पृथक से लाई गई कोई वस्तु नहीं है। कला का अलग से कोई प्रयोजन नहीं होता जो जीवन से बाहर का हो, और कलाकार साधारण मनुष्य से कोई बहुत अलग और विशिष्ट मनुष्य नहीं हुआ करता। अगली बात मुझे ये कहनी थी कि जब स्वाधीनता आंदोलन की बात चल रही थी तो कुमारस्वामी बहुत स्पष्ट कह रहे थे कि वस्तुतः इस राजनीतिक स्वाधीनता की जो बात हो रही है, इस राजनीतिक स्वाधीनता से भारत को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। भारत को के लिए स्वाधीनता का अर्थ उन्होंने आत्मनिर्भरता कहा था,
भारत को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है और जिस यांत्रिक सभ्यता को लेकर के गांधी जी का जो परसेप्शन था, गांधी जी ने जिस तरह से हिंद स्वराज में उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं की हैं, वह कहा जा सकता है कि बहुत कुछ आनंद कुमार स्वामी से प्रेरित है। मेरे पास प्रामाणिक जानकारी नहीं है, किंतु अभी हमारे मित्र डॉक्टर मनोज कुमार राय ने मुझे सूचित किया है कि महात्मा गांधी ने अपने एक पत्र में कुमार स्वामी के लेखन के महत्व का संदेश अपने पुत्र को दिया है और ये शायद कहा है कि उसका जो है हिंदी में, भारतीय भाषा में अनुवाद, अनुकथन जो कुछ है होना चाहिए। तो भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र रहा, भारत एक स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का देश रहा। राजनीतिक एकता की दृष्टि से उनकी दृष्टि बहुत साफ थी। बृहत्तर भारत के रूप में हम भारत की जो संकल्पना करते आए हैं, या एक सांस्कृतिक भारत की हम लोग जो संकल्पना करते आए हैं, कुमार स्वामी का लेखन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक समूचा चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है और वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भारत भौगोलिक राष्ट्र की उसकी पैमाइश अगर की जाए तो लंबाई चौड़ाई जो भी हो, लेकिन वह एक सांस्कृतिक राष्ट्र है और जिसकी व्याप्ति भारत के कभी भी रहे राजनीतिक भूगोल से बड़ी है। यूरोपीय सभ्यता को भारत की सभ्यता के वरक्स रखकर अनेक बार, और हां, धर्म जीवन और कला का प्राण है। धर्म की जो भारतीय परिभाषा है, उस भारतीय परिभाषा को कुमार स्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आत्मसात किया था और उसी अर्थ में धर्म की विस्तार से चर्चा, विभिन्न पंथों की, उपासना पद्धतियों की आदि आदि के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा की है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आरंभ में एक बात कही थी कि गह न जाए इस अद्भुत बानी। कुमार स्वामी की जो बातें हैं, कुमार स्वामी द्वारा जो लिए गए विषय हैं, जिन पर कुमार स्वामी ने लिखा है, वो अत्यंत व्यापक हैं। मेरे पास कुछ सूची भी उपलब्ध है। मैंने सोचा था कि अगर मुझसे समेटते नहीं बना तो मैं उस सूची का पाठ कर लूंगा, तो भी उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि निर्धारित समय मैं पूरा कर चुका हूं। तो मैं अपनी इस अति साधारण प्रस्तावना के लिए जिन सुधी श्रोताओं ने अपना समय दिया है, उन सबसे यदि उन्हें मैं एक जमीन प्रस्तावना कुमार स्वामी पर बातचीत करने की अगर नहीं बना सका हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु कुमार स्वामी के प्रति मेरी अपनी निजी जो भक्ति है, उसके आधार पर मैं जरूर स्वयं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि कुमार स्वामी के बारे में बातचीत करने का हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सबसे संवाद करने का जो ये अवसर मिला है, ये मैं समझता हूं कि जीवन में जो कुछ अवसर प्राप्त हुए हैं उनमें से एक है। मैंने फिर आवृत्ति कर रहा हूं कि मैंने अटपटी भाषा में कुमार स्वामी की टूटी फूटी बातचीत शुरू करने के लिए एक टूटी फूटी प्रस्तावना भर की है और मैं उनके महत्व का किंचित आभास भी आपको अगर दे पाने में थोड़ा बहुत समर्थ हुआ हूं, या
यह लगा हो कि इन अटपटी बातों से कुमार स्वामी पर कुछ बातचीत हो सकती है, आगे बातचीत हो सकती है, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि कुमार स्वामी पर व्याख्यानों की श्रृंखला इस तरह से, चाहे इसी मंच से चाहे स्वतंत्र रूप से चलती रहे। मुझे लगता है कि कम से कम शताधिक व्याख्यानों की और ऐसे विद्वानों आचार्यों की जो इस विद्या के मर्मज्ञ हैं, उनकी जरूरत इसके लिए पड़ेगी। और इस प्रार्थना के साथ और कुमार स्वामी के महत्व का ठीक ठाक और सम्यक आभास न करा पाने के अपने क्षुद्रता बोध के साथ मैं अपने वक्तव्य को इस बिंदु पर संपन्न कर रहा हूं, लेकिन इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि कुमार स्वामी पर इस बहाने आगे बातचीत करने का और विद्वानों को, पंडितों को सुनने का और कुमार स्वामी को राष्ट्रभाषा में लाने का उपक्रम चलता रहेगा माननीय कुलपति जी के निर्देशन में। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को अब संपन्न मान रहा हूं आज के लिए। विलक्षण प्रतिभा के धनी, भारत बोध व भारत दृष्टि से सुसंपन्न आनंद कुमार स्वामी के व्यक्तित्व और कृतित्व से बोधगम्य परिचय कराने के लिए आदरणीय आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी को सादर साधुवाद। अब मैं धर्म, दर्शन, शिक्षा व संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने में महती भूमिका निभा चुके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ख्यातिलब्ध कुलपति, तुलनात्मक धर्म और दर्शन के ख्यातिलब्ध विद्वान आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी से बड़े आदर व सम्मान के साथ अनुरोध कर रहा हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित करें। सबको नमस्कार। आज मुझे दो आचार्यों के बीच फंस जाना पड़ा है। कुमार स्वामी पर चर्चा करनी हो, आनंद कुमार स्वामी पर चर्चा करनी हो तो एक गहन अध्ययन की जरूरत है। उसके लिए ना अवकाश है, ना मेरी क्षमता है। तथापि यथा नियुक्तोस्मि तथा करोस्मि, नियुक्त हूं कि अध्यक्षीय करूं, इस नाते कुछ अध्यक्षीय चर्चा करनी ही पड़ेगी। अब वो आनंद कुमार स्वामी के साथ कितना जुड़ा होगा, उनके विचारों के साथ कितना न्याय करेगा, ये तो मुझे नहीं मालूम। पर आज के संदर्भ में एक शब्द इंडोलॉजिस्ट बहुत प्रयुक्त शब्द है। इंडोलॉजिस्ट कहते हैं तो उसका अर्थ वह नहीं होता है जैसा जीवन आनंद कुमार स्वामी जी रहे थे या जिस प्रकार की प्रतिस्थापनाएं वो कर रहे थे। इंडोलॉजिस्ट होने का तात्पर्य तो पश्चिम के चश्मे से भारत को देखना। एक यूरोपियन माँ और श्रीलंकाई पिता के पुत्र आनंद कुमार स्वामी, जिनका अपने अध्ययन काल के दौरान भारत के साथ, भारतीय परंपराओं के साथ कोई प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, लेकिन भारत का बोध विलक्षण है, कहा जा सकता है अलौकिक है। आज भारतीयता को हम समझने की जब कोशिश करते हैं, भारत का प्रत्यय समझने की कोशिश करते हैं, भारतीय होने का अर्थ संदर्भ जानने की कोशिश करते हैं, तो वस्तुतः दो भारतविदों के आंखों से ही उसको देखा जाता है। एक आनंद कुमार स्वामी है, दूसरे वासुदेव शरण अग्रवाल है। जब इन दोनों को साथ लेकर के देखते हैं तो पूरा देखते हैं, सम्यक देखते हैं। इसमें भी आनंद कुमार स्वामी विशिष्ट हैं
इसलिए कि उन्हें वासुदेव शरण अग्रवाल जैसी परंपरा नहीं प्राप्त थी। अपने जीवन का अधिकांश कार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया, काशी में किया, और परंपरा के पंडितों के साथ सातत्य रखते हुए उनसे संवाद रखते। आनंद कुमार स्वामी जीवन के अंतिम समय तक भारत में बसने के सपने के साथ थे। वस्तु है वह कालखंड है जब भारत की राष्ट्रीयता की समझ विकसित हुई। भारत की राष्ट्रीयता को 19वीं शताब्दी के यूरोप में विकसित हुई नेशन स्टेट की अवधारणा से अलग और विलक्षण समझने का कोई यत्न, शास्त्रीय यत्न, युक्त यत्न और भारत की सनातन परंपरा में पैठ करके किया गया कोई यत्न दिखाई देता है तो आनंद कुमार स्वामी का यत्न। इसलिए वो जब वेदांत और बुद्धिज्म की बात करते हैं तो दोनों परंपराओं में उनको विरोध नहीं दिखता है। श्रमण ब्राह्मण परंपराओं के बीच अहिनकुलवत विरोध का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था उसका वो खंडन करते हैं और दोनों को अनुपूर्वी, एक दूसरे के पूरक और सातत्य वाली विचार परंपरा के रूप में। जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर आर्ट की बात वो करते हैं तो पूरे यूरोप के सौंदर्य शास्त्र को प्रश्न युक्त करते हैं। प्रकृति में सौंदर्य नहीं हो सकता है, प्राकृत वस्तुओं से सौंदर्य नहीं हो सकता है। सौंदर्य की सृजना या तो ईश्वर रचित होगी या मनुष्यकृत होगी। इस प्रकार की अवधारणा के साथ विकसित हुए कला दर्शन और सौंदर्य शास्त्र के समानांतर भारत की वैदिक परंपरा में नासदीय सूक्त से लेकर के और कला शास्त्र तक, स्वतंत्र कला शास्त्र तक जो विविध दृष्टिकोण कला के लेकर के हैं उनकी पूर्णतः परितः समीक्षा करते हुए वो प्रकृति ही कला में अंतरित होती है। इसलिए ईश्वर भी पूर्ण ईश्वर तब होता है जो संपूर्ण कला के साथ होता है। कला का यह आध्यात्मिक स्वरूप पहली बार दुनिया के सामने आया था आनंद कुमार स्वामी के। इसमें कला केवल पवित्र है, केवल सुखकारी या आह्लादकारी है, इंद्रिय वेद्य है, इसलिए कला महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु कला स्पंदन है, गति है, रूपांतरण है, कायांतरण है, निरंतर का मानवीय चेतना का परिष्कार है। इसको पहली बार नटराज को सामने रख करके डांस ऑफ शिवा के रूप में उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के नर्तन के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत की वास्तविक कला दृष्टि को प्रस्तुत करने वाले एक आचार्य के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। और इन सब से ऊपर भारत में राष्ट्रीयता वस्तुतः भूमि के प्रति, प्रजावती भूमि के प्रति भक्ति से उत्पन्न होती है। भूमि के प्रति भक्ति हो सकती है, धरती के प्रति मातृत्व का भाव हो सकता है। ये यूरोप को पहली बार किसी व्यक्ति के लेखन से परिचय हुआ था तो वह आनंद कुमार स्वामी का लेखन है। शायद आनंद कुमार स्वामी का लेखन भी ये पहली बार कहता है कि भारतीयता कोई जियोग्राफिकल अवधारणा भी नहीं है, ये भौगोलिक विचार नहीं है कि भारतवर्ष के अंदर जो पैदा हुआ है और भारतवर्ष के अंदर पला बढ़ा है वही भारतीयता के बोध से युक्त होगा। सुदूर सात समंदर पार गोरे लोगों के बीच, गोरे लोगों की शिक्षा प्रणाली के बीच पला बढ़ा, उस परिवेश में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भी भारतीयता के लोकोत्तर अनुभव से ओतप्रोत हो सकता है। इस प्रकार के एक अध्येता के जीवन के रूप में भी आनंद कुमार स्वामी को नहीं देखा
मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब आनंद कुमार स्वामी और वासुदेव शरण अग्रवाल के बीच भारत बोध को देखने की आवश्यकता है, तो कोई कह सकता है इसके बीच अरविंद है, इसके बीच गांधी है, इसके बीच विनोबा है, इसके बीच तिलक हैं, बाबा साहेब हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, लोहिया हैं, बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो भारतीयता को इन सभी संदर्भों में प्रतिपादित करते हैं। लेकिन वह एक नैरेटिव उस जीवन को जी रहे लोगों का है, परिवेश में जी रहे लोगों का है। उस प्रकार का जीवन जीने का अवसर न प्राप्त होने के बाद भी उपलब्ध सामग्रियों से, यूरोप की उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर भारत को समझना और सही समझना, परंपरा से कटे हुए लोगों के लेखन के द्वारा भारत को जानने की कोशिश करना और पारंपरिक रूप से जानने की कोशिश करना, भारत को निरंतरता में जानने की कोशिश करना। और ये निरंतरता इतिहास में नहीं मिलती है, बल्कि कला इतिहास में मिलती है। जब कला इतिहास के माध्यम से भारत के इतिहास को देखने का यत्न होता है, तो भारत में चेतना की निरंतरता प्राप्त होती है, भारतीय चैतन्य की निरंतरता प्राप्त होती है। वो साहित्य शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है, वो शिल्प विधान के माध्यम से प्राप्त होता है, और अनेक सा ऐसे नाट्य के प्रयोग हैं जिनके माध्यम से वो निरंतरता दिखती है। और इन सबसे बड़ी बात है कि आर्ट इज नॉट ओनली फॉर आर्ट से, कला केवल कला के लिए है। कला जो है निष्प्रयोजन और निरपेक्ष रूप से आनंद उत्पन्न करती है, तो फिर वह कला है, अन्यथा वह कला नहीं है, कौशल है। इस भेद को यूरोप ने अपने कला शास्त्र में जिस ढंग से प्रतिपादित किया था, उसका सबल और भारतीय प्रत्युत्तर कोई दिखाई देता है तो आनंद कुमार स्वामी के लेखन में दिखाई देता है, जहां कला शिल्प से निकलती है। कला यदि शिल्प नहीं है, प्रयोजन परक नहीं है, सोद्देश्य नहीं है, और मनुष्य की बेहतरी का यत्न नहीं है, तो फिर वो कला नहीं है। इस तरह से पहली बार दुनिया में कला, दुनिया के संदर्भ में कह रहा हूं, भारतीय संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, दुनिया के संदर्भ में, शेष दुनिया के संदर्भ में पहली बार कला का वह स्वरूप सामने आता है जिसमें कला समाज के सभी वर्गों में समान रूप से उपयोग, उपभोग, आस्वाद और आनंद, इन चारों का ही हेतु प्रतिपादित है। भारतीयता का वैशिष्ट्य यही है, जिसमें विज्ञान और कला, तकनीक और कला, सृजन और निर्मिति, इनके बीच का पार्थक्य नहीं है, तो टुकड़ों में नहीं पड़ता है। जो निर्मिति है उसमें सौंदर्य नहीं होगा, और जो सौंदर्य है, सृजन है, उसमें निर्मिति की प्रयोजनशीलता नहीं होगी। इस प्रकार की अवधारणा निर्मित की गई है, जो उस अवधारणा का निश्चित रूप से एक वास्तविक प्रत्युत्तर, सही भारतीय प्रत्युत्तर, और सब सही अर्थों में कहा जाए तो वैश्विक प्रत्युत्तर कहीं से प्राप्त होता है, तो आनंद कुमार स्वामी के लेखन से सबसे पहली बार प्राप्त होता है। यह तो एक पश्चिम के प्रति हो रहा उनका इनकाउंटर है, लेकिन आनंद कुमार स्वामी एक ऐसे विचारक हैं, ऐसे विद्वान हैं, अध्येता हैं, भारतविद हैं, जो सिर्फ भारत को सूचनाओं के आधार और पंक्तियों के आधार पर जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जी करके जानने की कोशिश करते हैं। भारत की मिट्टी में जीना चाहते हैं, भारत की आबो हवा में जीना चाहते हैं, और इस जन्म में तो जीना ही चाहते हैं, अगला जन्म भारत भूमि में एक भारतीय शरीर के साथ होगा, इस आकांक्षा के साथ मरना चाहते हैं। पर कोई तो कारण था कि हमने
विगत 70 वर्षों में आनंद कुमार स्वामी की उपेक्षा की। भारत की आजादी के वर्ष में ही उनका देहावसान हुआ है और हमने उनकी उपेक्षा की है। जिस रूप में आनंद कुमार स्वामी को ललित कलाओं में, प्रदर्शनकारी कलाओं में, साहित्य के क्षेत्र में और भारतीय स्थापत्य, भारतीय शिल्प शास्त्र के क्षेत्र में पढ़ा जाना चाहिए था, समझा जाना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं है। इसलिए अभी तो जरूरत है कि आनंद कुमार स्वामी के बारे में एक जागरूकता की निर्मित हो। इस दृष्टि से निश्चित रूप से शुक्ल जी का जितना अध्ययन है उस हिसाब से उन्होंने केवल सूचनात्मक व्याख्यान दिया, परिचयात्मक निवेदन कुछ किए, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस दिशा में आगे चर्चा बढ़नी चाहिए। ये शायद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की भी जिम्मेदारी है कि साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में जो उनका अप्रतिम योगदान है, उस योगदान से भारत के अध्येता परिचित हो सके। और ये परिचय तभी होगा जब उनका समूचा साहित्य भारतीय भाषाओं में आता है। अन्यथा जिस दृष्टि से कला का निषेध करते हुए वह कला को समाज के सभी वर्गों और स्तरों में परिव्याप्त बताते हैं, वो दृष्टि पहुंच नहीं सकेगी और कुछ लोगों में सिमट करके रह जाएगी। इस दृष्टि से संकल्प इस विश्वविद्यालय ने लिया है, आनंद कुमार स्वामी के साहित्य के अनुवाद का क्रमशः करेंगे, क्षमता अनुसार करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे। यह आएगा और सब कुछ आने में तो समय लगने वाला है, लेकिन इस बीच हम ऐसे व्याख्यानों के माध्यम से निश्चित रूप से आनंद कुमार स्वामी के व्यास से भारतीयता का वह अर्थ संदर्भ, भारत बोध का वह प्रत्यय जो अछूता है या उपेक्षित है, किंतु आज विश्व सभ्यता जब नई करवट ले रहा है तो अपेक्षित है, आवश्यक है, अपरिहार्य है, सामने ले आने का यत्न करेंगे। इस निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। प्रोफेसर शुक्ल जी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं कि यह यत्न आप जारी रखें। विश्वविद्यालय इसमें जितना सहयोग आपका कर सकेगा निश्चित रूप से करेगा। वैसे आप जो कर रहे हैं वो भी हम विश्वविद्यालय का किया हुआ मान करके इस बात को कर रहे हैं। मैं आचार्य अनिल कुमार राय जी से अनुरोध करता हूं कि औपचारिक रूप से धन्यवाद दें। यद्यपि आज का वातावरण पूरा परिवार का वातावरण है, इसलिए धन्यवाद के लिए कोई जगह तो नहीं है, तथापि कुछ औपचारिकताओं का निर्वहन करने से व्यवस्था बनी रहती है, इसलिए औपचारिक धन्यवाद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि जीवन में औपचारिकताएं भी बहुत जरूरी है जीवन के अनुशासन के लिए, और भारतीय परंपरा है कि हम अनुशासन का निषेध कदापि नहीं करते हैं। इसलिए आज विदेशी माता पिता की संतान और अभारतीय संस्कार के बावजूद कुमार आनंद स्वामी भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा और संस्कृति को किस कदर प्रभावित थे, इसका प्रकटन उनके लेखन में दृश्यगत होता है। सुंदर, बोधगम्य और प्रभावी संप्रेषण के लिए आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी को सादर साधुवाद। साधुवाद इसलिए भी कि आज इस श्रृंखला का 26वीं कड़ी है, और प्रथम कड़ी की जब शुरुआत हुई थी और
उसके प्रबोधक इस विश्वविद्यालय के शीर्ष हमारे मार्गदर्शक कुलाधिपति महोदय थे। और 25 के बाद एक तरह से पुनर्प्रारंभ जैसा आज है, और इस विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति जी से वो प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए भी क्योंकि ये जो संकल्प माननीय कुलपति जी का है कि इस ई ज्ञान श्रृंखला के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह निरंतर होता रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं, उसमें आज आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी का जो योगदान रहा वो हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसलिए भी कि हमें लगता है और मानसिक रूप से कि ज्ञान और विद्वता की तलाश दूर जितने दूर जाएंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन आज प्रोफेसर आचार्य हनुमान शुक्ल जी ने सिद्ध कर दिया अपने वक्तव्य से, जिस विद्वान के प्रति उनका परिचय और उनके कृतित्व के बारे में जो जानकारी हम सबके समक्ष आई, उससे यह सिद्ध हुआ और माननीय कुलपति जी ने उसको स्थापित भी किया कि प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी कुमार स्वामी के गंभीर अध्येता हैं, और देश में जो कुमार स्वामी जी की समझ जिस तरह से अभी कम विकसित है, उनका काम निसंदेह भारत को लेकर के, भारतीय परंपरा को लेकर के, भारत बोध को लेकर के, भारतीय दृष्टि को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत में और भारतीय भाषा में आना बहुत ही जरूरी है, जिसकी तरफ एक तरह से विश्वविद्यालय के दो प्रमुख प्राधिकारियों ने लगभग संकल्प लिया है इस आज मंच से कि ये कुमार स्वामी को हिंदी में और भारतीय भाषाओं में लाने का यह यत्न विश्वविद्यालय करेगा। स्वाभाविक इसके लिए भी मुझे लगता है कि ये श्रृंखला आभारी होगा आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी का, कि इस श्रृंखला के माध्यम से इस तरह के विचार का प्रकटन हुआ कि कुमार स्वामी का अध्ययन, कुमार स्वामी का लेखन, कुमार स्वामी का विचार इस विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में फिर से प्रचारित होगा और उसका लाभ सभी पाठकों को मिलेगा। मैं आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी, और इस श्रृंखला जो बोधिसत्व बाबा साहब ई ज्ञान श्रृंखला का एक छोटा सा समूह है, छोटी सी टीम है, उस सबके प्रति मैं आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ल जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस श्रृंखला को आज जीवंत किया, एक ऐसे विद्वान से परिचित करवा करके जो भारत का न होते हुए भी भारत का अधिक है। मैं फिर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी जो सच में ये श्रृंखला टूटने न पाए उसके लिए संकल्पित हैं, उनका संकल्प मुझे भी प्रेरणा देता है। आज सुबह ये श्रृंखला का प्रसारण सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी हो, लेकिन जरूर हो। ये संकल्प माननीय कुलपति जी का एक तरह से फलीभूत हो रहा है, खंडित नहीं हो रहा है। तो उसमें भी माननीय कुलपति जी का भी योगदान है कि आपके सतत प्रयास से और निरंतर प्रेरणा से, मार्गदर्शन से ये श्रृंखला और इस श्रृंखला के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह लोगों तक पहुंच पा रहा है। माननीय कुलपति जी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने एक सुंदर सा मंच उपलब्ध कराया है। ये ज्ञान मंच के माध्यम से इस कोरोना काल में देश और दुनिया, क्योंकि अगर हम लोग इसी बात को किसी सभागार में कर रहे होते तो शायद 100-200 लोगों के बीच में पहुंचती बात, मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने की कोशिश करते तो थोड़ा और उसका प्रसार प्रचार हो जाता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से देश और दुनिया के तमाम लोगों तक बात पहुंचती है और बहुत सुगमता के साथ पहुंचती है, प्रभावी ढंग से पहुंचती है। इसलिए भी मैं आभारी हूं कि आपकी परिकल्पना जो इस श्रृंखला को प्रारंभ करने की थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका प्रतिफल लोगों की प्रतिक्रिया से, लोगों के
फीडबैक के माध्यम से हम लोगों को मिलता है, इसलिए भी माननीय कुलपति जी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। साथ ही इस श्रृंखला के प्रसारण से, इसकी व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे तमाम मित्र जो इसकी प्रबंधन से, इसके प्रसारण में हमारा सहयोग करते हैं, खास करके तकनीकी सहयोग के लिए भाई अरविंद कुमार जी का मैं आभारी हूँ। इसके संयोजन में हमारा सहयोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर भाई संदीप वर्मा जी लगातार सक्रिय रहते हैं, इसको प्रसारित करने में हमारा साथ देते हैं। विभाग के अन्य तकनीकी सहयोगी, चाहे वह हेमंत दुबे हों या मिथिलेश राय हो या राजदीप राठौर हो या अनिल ढोरे हो, सबके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूं। साथ ही श्रृंखला के सभी सुधी जो श्रोता बंधु हैं, दर्शक बंधु हैं, जिनकी प्रेरणा से और जिनके प्रोत्साहन से जो अपने इस से जुड़ करके जो प्रतिक्रिया उनकी आती है, जो टिप्पणी आती है, वो हमारे लिए काफी प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। उन सभी मित्रों के प्रति भी आभार ज्ञापित करता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहते हैं, और अगर वक्त से जुड़ नहीं पाते हैं तो बाद में उसको देख करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि फेसबुक और विश्वविद्यालय के यूट्यूब पर या सजीव प्रसारण हमेशा बना रहता है, तो कभी भी वो देख सकते हैं, देखते रहते हैं। मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग फिर अगली कड़ी के साथ मिलेंगे। इस सुमंगल कामना के साथ मैं विदा लेता हूं। हम